चलो युद्ध का समय आ गया है। आयरन वुल्फ जोर से चिल्लाया। ये उस गिल्ड का लीडर था जो एक ऐसे बॉस से लड़ने जा रहा था जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। गिल्ड ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, हर तरह के स्पेल्स कास्ट किए, तीरों की बारिश कर दी और दुश्मनी में आमने सामने की लड़ाई भी की। लेकिन अफसोस, बॉस का बाल भी बाका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास एक खतरनाक पावर थी। वो हर अटैक को एक साथ रिफ्लेक्ट कर देता था। ये पावर इतनी ज्यादा ब्रोकन थी कि उसने पल भर में पूरी गिल्ड को राख बना दिया। अपने दोस्तों को खोने के बाद बचे हुए लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि वो इस डंजन से जिंदा बाहर निकल पाएंगे। पर तभी ग्रुप का बैग कैरियर, जो सिर्फ सामान उठाता था, आगे आता है। वो अपने लीडर से कहता है कि उसका सामान पकड़े, क्योंकि अब वो अकेले इस बॉस का खात्मा करेगा। लीडर को लगा शायद ये लड़का मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने अपना चमचमाता हुआ सुपर शाइनी आर्मर निकाला और इतनी तेजी से मूव किया कि बॉस की आंखें भी धोखा खा गईं, तब लीडर का मुंह खुला का खुला रह गया। इस बैक कैरियर ने ध्यान दिया कि मॉन्स्टर की आंखें ही उसकी एकमात्र कमजोरी है। वो सीधा बॉस की तरफ लपका और जानबूझकर एक स्पेल चलाया ताकि बॉस का शील्ड ट्रिगर हो जाए और उसका ध्यान भटक जाए। फिर मोमेंटम बनाते हुए वो हवा में उछला और अपनी तलवार सीधा मॉन्स्टर की आंख के आर पार कर दी। एक धमाके के साथ बॉस वहीं ढेर हो गया। ब्लेड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी ने उस डंजन को क्लियर किया था। वो हैरान था कि आखिर ये लड़का है कौन। दरअसल ये लड़का सुशीरो हयातो है, जिसे गेमिंग वर्ल्ड में जोकर के नाम से जाना जाता है। वो पहले ही मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है और 30 में से 10 सीक्रेट डंजन्स अकेले क्लियर कर चुका है। उसका ये सफर मुमकिन हुआ कोको की वजह से, जो इस गेम की क्रिएटर थी। कोको को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उसने जान लिया था कि ये गेम प्लेयर्स को नुकसान पहुंचा रहा है और वो सर्वर्स बंद करना चाहती थी। मरने से पहले उसने अपना दिमाग गेम में ट्रांसफर कर दिया और अब वो हयातो की स्पिरिट गाइड बनकर उसकी मदद करती है। लेकिन हयातो हमेशा से ऐसा नहीं था। कोको से मिलने से पहले वो एक मामूली लो लेवल प्लेयर था, जिसे ऑर्क्स बुरी तरह पीट रहे थे और उसके पास प्रोटेक्टिव आर्मर तक नहीं था। जब वो मरने ही वाला था, तभी एक फरिश्ते की तरह वहां एक लड़की आई। उसने एक ऐसा तबाही मचाने वाला स्पेल मारा कि सारे ऑर्क्स एक बार में भस्म हो गए। वो लड़की थी क्यूरी, हयातो की एक पुरानी दोस्त। उस रात दोनों ने एक बार में बैठकर पुरानी बातें की। क्यूरी ने बताया कि उसके पास बहुत सारा यानी गोल्ड कमाने का एक प्लान है। पैसे की तंगी की वजह से हयातो तुरंत मान गया। क्यूरी ने उसे एक लोन कॉन्ट्रैक्ट दिया ताकि वो हीरोज आर्मर खरीद सके, जो इस गेम का सबसे ताकतवर गियर है। अगले दिन वो फॉरगॉटन ड्रैगन्स नेस्ट नाम के एक सीक्रेट इलाके में गए। वहां क्यूरी ने डेमो दिखाया। अपने हीरो आउटफिट में उसने अकेले एक ड्रैगन का सामना किया और उसे मूली गाजर की तरह काट दिया। हयातो ये देखकर दंग रह गया कि उसने चुटकियों में 2 डंजन्स क्लियर कर लिए और 50,000 से ज्यादा एसेंसेस जमा कर लिए। हयातो ने बिना सोचे समझे डील साइन कर दी। वो सीधा फाइनेंस ऑफिस गए, जहां सेनॉड ने उसे बताया कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन डील है। नया आर्मर पहनकर हयातो काफी चौड़ में था, पर तभी वहां कुछ असैसिन्स आ गए। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसका उल्लू बनाया गया है। हयातो ने गेम से लॉग आउट करने की कोशिश की, पर वो एरिया एक पीके जोन था, जहां से निकलना नामुमकिन था। अचानक एक मेज प्रकट हुई और उसने सबको जंजीरों में जकड़ लिया। लेकिन हयातो को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। उसने अकेले ही उन सब पर हमला किया और अपने ब्रोकन आर्मर की मदद से सबको चीर फाड़ कर रख दिया। उसके दोस्त ने लूट का सिर्फ 10% हिस्सा मांगा। फिर उन्होंने एक एक करके उन मेजेस की डेड बॉडीज से सारा सामान निकालना शुरू किया। हयातो ने लेवल 15 हेल फायर का इस्तेमाल किया। वहां उन्हें एक और बैडलैंडर सेट मिला। सिर्फ आर्मर की कीमत ही 15 मिलियन थी। एक चोर ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, पर हयातो ने नीचे से वार करके उसे खत्म कर दिया। 3 और लोग आगे बढ़े, पर हयातो ने उन्हें भी एक ही झटके में धूल चटा दी। अब तक उनके पास 9 बैडलैंडर सेट्स हो चुके थे, जिसकी टोटल वैल्यू 27 मिलियन थी। सेनॉड ये देखकर हैरान था। ये वाकई में अनबिलीवेबल था। वो सब बड़े ही खतरनाक हथियारों से लैस थे। हयातो ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो कोई प्रो नहीं, बल्कि सिर्फ हाई लेवल वाले नूब से लड़ रहा है। इतना बोलते ही वो अपनी तलवार सीधा दुश्मन की गर्दन की तरफ लेकर कूद पड़ा। उसने साफ कर दिया कि भले ही वो दिखने में दुबला पतला है, पर उसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग असली है। तभी अचानक वहां वो जानी पहचानी बिजली की ताकत यानी लाइटनिंग चमकी और एक भयानक धमाका हुआ। दम तोड़ने से पहले शियाओ ने अपने दोस्त से अपना वादा पूरा करने को कहा और इसी तरह 10 आत्माओं को उस वेदिका पर कुर्बान कर दिया गया। ये वही खुफिया शर्तें थीं जिनसे उस क्रिस्टल सील की पकड़ कमजोर हो रही थी। ये हमला किसी और ने नहीं, बल्कि कावरी ने किया था। उसने तुरंत लेवल 30 का हेल फायर स्पेल सीधा हमारे हीरो हयातो पर दाग दिया।
हयातों को लगा कि उसका हीरो आर्मर इसे झेल लेगा, पर यह आग कोई आम आग नहीं थी। ये एक ऐसा गोला था जिसके चारों तरफ आग के खंभे खड़े थे। कावरी बड़े घमंड से बोली कि उसका हेल फायर एक अलग ही लेवल पर है। उसने सिनोडा को भी सुनाया कि वो एक छोटे से बच्चे को नहीं पकड़ पाया। सिनोडा ने सफाई दी कि लड़का कमजोर नहीं है, पर कावरी ने चिल्लाकर कहा, मैं उसे बेहतर जानती हूं, वो कुछ नहीं है। तभी धुएं के बीच से हयातों की आवाज आई, तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? उसने उसे चैलेंज किया कि क्या उसने कभी लेवल 60 के इक्विपमेंट के साथ लेवल 70 वाले इलाकों में शिकार किया है। बिना कमाल की स्किल्स के ये नामुमकिन था। कावरी ये देखकर सुन रह गई कि उसके इतने बड़े हमले के बाद भी हयातो जिंदा है। हयातो ने बताया कि जब वो पूरा साल उधार के पैसों पर ऐश कर रही थी, तब वो दिन रात अपनी स्किल्स को धार दे रहा था। उसने साफ कह दिया कि अगर वो उसे अब भी पुराना वाला बेचारा लड़का समझ रही है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। गुस्से में कावरी ने फिर से लाइटनिंग अटैक किया, पर हैरत की बात यह थी कि हयातो ने उसे बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट यानी पैरी कर दिया। कावरी ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने पैरिंग स्किल मैक्स कर ली है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसकी अपनी ही बिजली उसके मुंह पर जा लगी। हयातो ने गरजते हुए कहा, यह है मेरा असली रूप। पर तभी उसके चारों तरफ एक ऑरेंज रंग का निशान चमकने लगा। ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो। वो खुफिया शर्तें पूरी हो चुकी थीं और सीक्रेट एरिया का दरवाजा खुल गया था। हमारा हीरो सीधा जमीन के नीचे एक अनजान जगह पर ट्रांसफर हो गया। वहां उसने देखा कि एक औरत की आत्मा एक फ्लोटिंग क्रिस्टल के अंदर कैद है। हयातो को लगा शायद ये कोई एनपीसी है, और जैसे ही उसने उस क्रिस्टल को छुआ, उसे वो चेहरा जाना पहचाना लगा। वहां लिखा था कि ये वही लड़की है जिसने अपनी याददाश्त खो दी थी। और तभी सब कुछ एक झटके में फट गया। वो लड़की आजाद हो गई और उड़ते हुए हयातो के करीब आई। वो उसके शरीर में समा गई और हयातो के दिमाग में उसकी सारी यादें, यहां तक कि उसके आखिरी पल भी एक बार में फीड हो गए। बाहर की दुनिया में हयातो का वीआरएस कैप्सूल धमाके के साथ फट गया और वो बुरी हालत में बाहर निकला। उसे तुरंत हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो सामने उसका दोस्त श्याओ हाया था। श्याओ ने कहा, अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तू आज मर चुका होता। श्याओ दरअसल अपने पैसे लेने उसके घर गया था और वहां हयातो बेहोश पड़ा था। हयातो को याद आया कि लड़की के शरीर में समाते ही उसे एक भयानक सरदर्द हुआ था, पर अब उसे सब कुछ याद आ चुका है। लेकिन एक बहुत बुरी खबर थी, उसका महंगा वीआरएस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका था। हमारा हीरो रोने लगा क्योंकि उसने उस मशीन के लिए बहुत बड़ी रकम भरी थी। थोड़ी देर बाद हयातो दो अफसरों के सामने चिल्लाते हुए अपनी कहानी सुना रहा था। उनमें से एक ने समझाया कि वीआरएस दिमाग में कुछ भी इंजेक्ट नहीं करता और वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। हयातो चिढ़ गया क्योंकि कोई उसका यकीन नहीं कर रहा था। तभी एक ऑफिसर ने धीरे से बताया कि उन्हें असली वजह मिल गई है। वो कोई सिस्टम एरर नहीं था, बल्कि छत से टपक रहा पानी मशीन में घुस गया था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और धमाका हो गया। हयातो ये मानने को तैयार नहीं था, पर ऑफिसर ने साफ कह दिया कि मेमोरी खोने वाली लड़की जैसा कोई क्वेस्ट गेम में कभी नहीं था। उन्होंने कहा, अगर उसे और सवाल पूछने हैं तो वो उनके ऑफिस आ सकता है। हयातो अब पूरी तरह उलझन में था। अगर ऑफिसर की बात सही है और ऐसा कोई क्वेस्ट गेम में है ही नहीं, तो फिर उसने वहां क्या देखा था? वो कोई सपना तो नहीं हो सकता। तभी अचानक सीनॉट अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका। उसने साफ धमकी दी कि या तो उसका सारा सामान वापस कर दो या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठो। हयातो को समझ नहीं आया कि इन लोगों को उसके हॉस्पिटल में होने का पता कैसे चला, पर उसने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। वहां से निकलने के बाद उसने अपने आइटम्स की लिस्टिंग लोकेशन बदली और एक नया वीआरएस लेकर घर पहुंच गया। पर मुसीबत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। ज़ायॉब का कर्ज चुकाने और नए सिस्टम की फीस भरने के बाद वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। ऊपर से आखिरी बैडलैंडर्स सेट के स्टैट्स इतने बेकार थे कि कोई उसे खरीद ही नहीं रहा था। खैर, सब कुछ बेच-बाच कर और उधार चुकाने के बाद भी उसके पास करीब 3 लाख बचने चाहिए थे। अब हमारा हीरो ये चेक करने निकलता है कि क्या वो वाकई कोई सिस्टम एरर था। वो वापस एलोराडो जाता है, पर वहां सन्नाटा था। उसे लगा शायद कोई फिर से स्टेल्थ यानी गायब होने की पावर यूज कर रहा है। उसने अपनी डिटेक्शन वॉच चेक की, पर वहां कोई दूसरा प्लेयर नहीं था। हयातो उसी जगह के बीचों बीच खड़ा हो गया जहां से वो पहली बार सीक्रेट एरिया में गया था। तभी उसके बगल में खड़ी एक लड़की ने पूछा, क्या सोच रहे हो? हयातो ने उसे बताया कि वो उस लड़की को ढूंढ रहा है जो क्रिस्टल के अंदर कैद थी। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, वो मैं ही हूं। ये सुनते ही हमारे हीरो का दिमाग चकरा गया। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे।
हयातो डर के मारे चिल्लाया, पर लड़की ने तुरंत कहा, मैं कोई भूत नहीं हूं। हयातो ने उसके चेहरे को छुआ और महसूस किया कि वो एक ऐसे रेयर डंजन में है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और उसके साथ एक ऐसी लड़की है जो गेम के राज जानती है। लड़की ने पूछा, क्या तुम वाकई मुझे पहचानते हो? हयातो कंफ्यूज था, क्योंकि अगर वो कोई एनपीसी होती तो उसके चारों तरफ एक ग्रीन ऑरा दिखती। तभी वो रहस्यमयी लड़की फिर से हयातो के शरीर में समा गई और पूछा, अब भी लगता है कि मैं कोई एनपीसी हूं? हयातो को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो लड़की अब छोटी होकर उसकी हथेली पर आ गई थी। उसने शर्त रखी कि वो तभी जाएगी जब हयातो उसे बताएगा कि उसने उसे पहली बार कहाँ देखा था। वो दोनों सुनसान रास्ते पर चलते हुए बातें करने लगे। लड़की ने बताया कि उसे कुछ याद नहीं कि वो उस क्रिस्टल के अंदर कैसे पहुंची। हयातो ने कहा कि उसे बस एक एहसास होता है कि उसने उसे पहले देखा है, पर कहाँ ये वो नहीं जानता। अजीब बात ये थी कि पिछली बार क्वेस्ट एक्टिवेट हुआ था, पर इस बार वो गायब हो गई थी। हयातो को लगा शायद डेवलपर्स ने इसे किसी सेलिब्रिटी जैसा दिखने वाला एनपीसी बनाया है। ये सुनते ही लड़की ने उसे एक थप्पड़ जड़ा और फिर चिल्लाई, मैं एनपीसी नहीं हूं। हयातो हैरान था कि वो उसे छू सकती है। लड़की ने फिर कहा कि वो भूत नहीं है। शक होने पर हयातो ने उस पर एक एप्पल फेंका, जो उसके शरीर के आर पार होकर जमीन पर गिर गया। हयातो अब और भी पागल हो रहा था, पर लड़की ने समझाया कि वो सिर्फ उसे ही छू सकती है, क्योंकि हयातो ने ही उसे जगाया है। उसके अलावा उसे कोई न देख सकता है न छू सकता है। हयातो को ये जानकर थोड़ी शर्म भी आई और दिलचस्पी लगा। जब उसने फिर से उसे एनपीसी कहा तो लड़की फिर भड़क गई। पर हयातो का तर्क सीधा था, अगर तुम प्लेयर नहीं हो तो तुम पक्का एनपीसी ही हो। दूसरी तरफ एक एल्फ ये सब दूर से देख रहा था। उसने कवोरी से पूछा, क्या ये वही लड़का है जो प्रेसिडेंट मिजुकी के पैसे लेकर भागा है? कवोरी ने गुस्से में हाँ कहा और बताया कि इसकी वजह से उन्हें 40 मिलियन का नुकसान हुआ है। एल्फ को लगा लड़का थोड़ा बेवकूफ दिखता है, पर कवोरी ने उसे वार्न किया कि उसकी पैरिंग स्किल मैक्स लेवल पर है और उन्हें बस अपना हीरो आर्मर वापस चाहिए। उसूमी शिनगेन, जो इस गेम का एक बेहतरीन प्लेयर है, ने इस काम के लिए 5 गुना ज्यादा पैसे मांगे। कवोरी मान गई और उसे जल्दी खत्म करने को कहा। एल्फ ने अपना तीर निशाने पर लगाया और कहा, बस एक शॉट और काम तमाम। लेकिन उस अनजान लड़की ने खतरे को भांप लिया और हयातो को धक्का दे दिया। तीर उसके पास से निकल गया और यूमी दंग रह गया। कवोरी को लगा निशाना लग गया है और वो खुश हो गई। लेकिन आर्चर को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस कमीने ने तीर को डॉज कर दिया था। हयातो ने तुरंत पलटकर अटैक किया, पर वो भी निशाने पर नहीं लगा। अब हमारा हीरो लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। क्योरी ने अपनी आंखों से देखा कि हयातो ने उस तीर को डॉज कर दिया है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार उसूमी कोई आम प्लेयर नहीं, बल्कि दुनिया का 82nd रैंक वाला बेस्ट प्लेयर था। गुस्से में तमतमाते हुए आर्चर ने एक और अटैक तैयार किया, जो इतना ताकतवर था कि उससे हवा में शॉक वेव्स पैदा हो रही थी। हयातो पैरी करने के लिए तैयार था, पर तभी उस रहस्यमयी लड़की ने उसे पूरी ताकत से लात मारकर पीछे हटा दिया। उसूमी को लगा कि शायद ये लड़का उसकी एबिलिटीज के बारे में जानता है। तभी लड़की ने समझाया कि वो जानबूझकर ऐसे एंगल से तीर चला रहा है जिससे हयातो गिर जाए और पैरी करने पर मजबूर हो जाए। उसे पता था कि उसूमी के पास आर्मर पियर्सिंग की ऐसी काबिलियत है जो किसी भी बड़े आर्मर को भेज सकती है, पर हमारे भोंदू हयातो ने तो इस एबिलिटी का नाम तक नहीं सुना था। उसूमी ने ये पावर एक सीक्रेट क्वेस्ट से हासिल की थी और पूरी दुनिया में सिर्फ वही इसका मालिक था। उसे लगा ये लड़का ये सब नहीं जानता होगा, बस किस्मत से बच गया। क्यूरी सामने खड़ी थी तो उसूमी ने सोचा थोड़ा शो ऑफ किया जाए। उसने अपनी सैटेलाइट एरो स्किल का इस्तेमाल किया। हालांकि इसके बाद वो 3 सेकंड तक अटैक नहीं कर सकता था। तीर हवा में कई हिस्सों में बट गया और बारिश की तरह बरसने लगा। उसूमी को लगा अब ये बच्चा नहीं बचेगा, पर लड़की ने हयातो से कहा, फिक्र मत करो, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो और जीत तुम्हारी होगी। हयातो थोड़ा घबराया हुआ था, पर उसे पता था कि अगर वो भागता रहा तो पक्का मारा जाएगा। ऊपर से उसे अपना हीरो आर्मर भी बचाना था, इसलिए उसने लड़की की बात मानने का फैसला किया। उसूमी हैरान था कि लड़का अचानक रुक क्यों गया। हयातो ने लड़की के कहे अनुसार एक ऐसा धमाका किया जिसने सारे तीरों को एक ही बार में हवा में उड़ा दिया। धुआं चटने के बाद वहां सिर्फ उसका आर्मर पड़ा हुआ दिखा। उसूमी ने मुस्कुराकर कहा, मिशन खत्म, और वो दोनों नीचे टेलीपोर्ट हो गए। पर जैसे ही क्यूरी आर्मर उठाने के लिए आगे बढ़ी, उसने कुछ अजीब देखा। सारे आइटम्स एक एक करके गायब होने लगे और अचानक उसूमी के कान के पास एक तलवार की धार चमकी। ये हयातो था। उसने बैडलैंडर आर्मर का इस्तेमाल करके खुद को स्टेल्थ मोड में डाल दिया था। दरअसल जब धुआं फैला था तभी उस लड़की ने हयातो का इन्वेंट्री चेक किया और उसे बैडलैंडर सेट पहनने को कहा। उसने समझाया कि दूर से लड़ने वाले प्लेयर को हराने के लिए उसके करीब जाना जरूरी है। प्लान तो सॉलिड था,
पर बदकिस्मती से युसुमी ने अपने बो यानी धनुष से अटैक रोक लिया। वो पीछे हटकर काउंटर अटैक की तैयारी करने लगा, पर हमारा हीरो उससे भी तेज निकला। उसने अपनी हीरो स्वॉर्ड उठाई और उस पर टूट पड़ा। तभी लड़की ने चिल्लाया, संभल कर, क्योरी हमला करने वाली है। हयातो ने तुरंत पलटकर एक ऐसा फ्लरी स्ट्राइक मारा कि वो गोरी चिट्टी क्योरी दूर उड़ती हुई गई। इस बीच युसुमी को मौका मिल गया और उसने तीर चला दिया। लड़की ने फिर वॉर्न किया, अपनी राइट साइड देखो। हयातो ने बिजली की तेजी से घूमकर एक परफेक्ट पैरी किया और बिना वक्त गवाए काउंटर अटैक कर दिया। उसने अपनी अल्टीमेट मूव डिवाइन गिलेटिन का इस्तेमाल किया और दुनिया के 82nd बेस्ट प्लेयर को धूल चटा दी। हालांकि युसुमी ने आखिरी वक्त पर गॉडेस मर्सी यूज की, जिससे 10% हेल्थ बचते ही वो सबसे पास वाले शहर में टेलीपोर्ट हो गया। जख्मी क्योरी ने भी वही किया और दोनों वहां से अपनी बेइज्जती करवा के भाग निकले। हयातो बुरी तरह थक चुका था, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जीत गया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें जिता दूंगी। तब हयातो को एहसास हुआ कि ये कोई मामूली एनपीसी नहीं, बल्कि उसके लिए गॉडेस ऑफ विक्ट्री यानी जीत की देवी है। उस इलाके से निकलते ही अकासाकी ने समझाया कि अगर हयातो अपनी ताकत उसके गाइडेंस में इस्तेमाल करेगा तो वो हर लड़ाई में विजयी होगा। हयातो को पता था कि वो झूठ नहीं बोल रही है। उसे फाइनल किंगडम खेलते हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए वो जानता था कि उसके और उसूमी के बीच जमीन आसमान का फर्क है। उसूमी एक असली प्रो प्लेयर था, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो दोनों आम हालत में लड़ते तो हीरो आर्मर होने के बाद भी हयातो बड़ी आसानी से हार जाता, पर उस लड़की की वजह से उसने ना सिर्फ जीत हासिल की बल्कि पूरे तशन में जीता। आखिर ये लड़की है कौन? उसने हयातो के सामने एक शर्त रखी, वो उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद करे और बदले में वो उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर बना देगी। उसने वादा किया कि वो फिर कभी किसी को हयातो से जीतने नहीं देगी। लेकिन सबको हैरान करते हुए हयातो ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। हीरो आर्मर पहने हुए उसने समझाया कि ऑफर तो बुरा नहीं है, पर वो अपनी असली जिंदगी की मुश्किलों में इतना फंसा है कि उसके पास किसी की मदद करने का वक्त नहीं है। आकासाकी चिल्लाई कि अगर वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बन गया तो वो एक चैंपियन कहलाएगा और उसे कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पर हयातो का सोचना अलग था। उसने कहा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो उसकी बात मानो या हार जाओ। उसे कोई बड़ा नाम या शोहरत नहीं चाहिए थी। वो अपनी मामूली जिंदगी में खुश था और उसने लड़की को किसी और को ढूंढने की सलाह दे दी। जैसे ही हयातो लॉग आउट हुआ, वो लड़की बिल्कुल अकेली और निराश हो गई, क्योंकि वो किसी और से बात तक नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ असली दुनिया में क्यूरी की क्लास लग रही थी। प्लान फेल होने की वजह से उसके बॉस को 40 मिलियन से ज्यादा का नुकसान जो हुआ था। क्यूरी ने सफाई दी कि जो प्रो प्लेयर भेजा गया था वो इस काम के लायक ही नहीं था। तभी एक अनजान आदमी ने सिनोदा को रोका, जो क्यूरी को थप्पड़ मारने ही वाला था। उस मिस्टीरियस आदमी ने कहा कि चिल्लाने से पैसे वापस नहीं आएंगे। उसने हैरानी से पूछा कि क्या वाकई एक मामूली लड़के ने उसूमी शिंगेन जैसे प्रो को हरा दिया। प्रेसिडेंट को लगा कि हयातो आगे चलकर उनके लिए एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का यानी इंटरेस्टिंग कार्ड साबित हो सकता है। घर पहुंचकर हयातो ने करीब 1,50,00,000 का भुगतान करके अपना सारा कर्ज चुका दिया। उसने सारा उधार तो खत्म कर दिया, पर अब उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 2,90,000 ही बचे थे। उसे लगा शायद उसे थोड़े सस्ते कमरे में रहना चाहिए था। उसका सपना विदेश घूमने का था, पर फिलहाल वो सिर्फ एक सपना ही रह गया था। उसने खुद को समझाया कि फाइनल किंगडम खेलना भी तो एक तरह का ट्रिप ही है। इस बीच वो लड़की पूरे 1 हफ्ते तक उदास होकर हयातो का इंतजार करती रही। जैसे ही हयातो वापस आया, उसने उसे इतनी जोर से गले लगाया कि हयातो की जान ही निकलने वाली थी। हयातो हैरान था कि वो अब तक वहां क्या कर रही है। लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो एक बार फिर उसके ऑफर के बारे में सोचे, क्योंकि वो उसे बहुत अमीर बना सकती है। हयातो को अब भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर अकासाकी ने कहा कि सिर्फ बात सुनने में क्या हर्ज है, और वादा किया कि इस प्लान से वो मशहूर भी नहीं होगा। हयातो सुनने को तैयार हो गया, और जो उसने सुना वो सुनकर उसके होश उड़ गए। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दिखाने ले गई द कर्स्ड सैंक्चुरी। ये एक ऐसा डंजन था जिसे गेम लॉन्च होने से आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया था। लड़की ने बताया कि अगर वो इसे क्लियर कर लेते हैं तो उसे वो रेयर बुक मिल जाएगी जो वो कब से चाहती है। हयातो को लगा कि सिर्फ एक किताब के लिए इस खौफनाक जगह पर आना बेवकूफ़ी है, पर लड़की ने जोर देकर कहा कि यहाँ उसे इतनी दौलत मिलेगी कि वो अमीर हो जाएगा। हयातो ने समझाया कि अगर दुनिया की 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स भी मिल जाएं, तब भी वो इस जगह को क्लियर नहीं कर पाएंगी। जो लोग भी इस डंजन के अंदर गए, उन्होंने बाहर आकर एक तरह का समझौता कर लिया कि वो कभी नहीं बताएंगे कि अंदर कौन से मॉन्स्टर्स हैं या कितनी मंजिलें हैं। सबका बस यही कहना था कि ये जगह बनाई ही इसीलिए गई है ताकि कोई प्लेयर कभी जीत न सके। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो इसे क्लियर करने का एक ही रास्ता था, जब तक ये डंजन खुद ब खुद तबाह ना हो जाए।
हयातो ने समझाया कि फाइनल किंगडम एक ऐसी वीआर गेम है जो एफके सॉफ्टवेयर ने एक मशहूर किताब के आधार पर बनाई है, इसलिए इसके क्वेस्ट्स असली कहानी के हिसाब से ही चलते हैं। लड़की ने पूछा कि इस डंजन का उस पुरानी कहानी से क्या लेना देना है। हयातो ने बताया कि सदियों पहले एक डीमन किंग यानी शैतानी राजा ने इस शांत महाद्वीप पर हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया था। उसे रोकने के लिए सारे राजाओं ने मिलकर एक सेना बनाई, पर डीमन किंग की ताकत के आगे सब ढेर हो गए। तब असलम किंगडम के प्रिंस एडवर्ड ने उस राक्षस को अपने शरीर में कैद करने का फैसला किया, पर एक मामूली इंसान के शरीर में इतनी ताकत कैद करने का मतलब था कि प्रिंस एडवर्ड की मौत के बाद ही वो मॉन्स्टर दोबारा जन्म ले पाएगा। इसलिए एडवर्ड ने खुद को एक मंदिर में बंद कर लिया ताकि बाहर की दुनिया से उसका शरीर सुरक्षित रहे। पर 500 साल बीतते बीतते एडवर्ड का शरीर कमजोर होने लगा और डीमन किंग की ताकत को संभालना मुश्किल हो गया। उसके शरीर से निकली काली शक्तियों से 12 डीमन लॉर्ड्स का जन्म हुआ, जिन्होंने दुनिया का संतुलन बिगाड़ दिया। गेम में प्लेयर्स का काम इन्हीं 12 लॉर्ड्स को हराकर दुनिया को बचाना है। कहानी के हिसाब से चैप्टर 2 तभी शुरू होगा जब डीमन किंग वापस जिंदा होगा और प्रिंस एडवर्ड मरेगा। कई प्रो प्लेयर्स ने कोशिश की कि वो खुद इस सील को तोड़ दें, पर कर्स्ड सैंक्चुरी में सब नाकाम रहे। आकासाकी ने मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब हम दोनों वो हीरोज होंगे जो चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। हयातो ये सुनकर घबरा गया। उसने फिर कहा कि इसे क्लियर करना नामुमकिन है जब तक एडवर्ड जिंदा है, पर लड़की ने बड़े सुकून से कहा कि वो जानती है कि इसे कैसे क्लियर करना है। उसका ये भरोसा देखकर हयातो थोड़ा चकित रह गया। लड़की ने याद दिलाया कि पिछली लड़ाई की तरह वो इस बार भी कमाल कर सकते हैं। उसने फैसला हयातो पर छोड़ दिया। एक फायदा ये भी था कि ये कोई पीवीपी एरिया नहीं था, तो अगर हयातो मर भी जाता तो उसके महंगे आइटम्स गायब नहीं होते। हयातो ने सोचा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। लड़की के चेहरे पर वही पुराना निश्चय था जो पिछली बार था। ये कोई मजाक नहीं था। अगर ये प्लान काम कर गया तो हयातो पैसे में खेलेगा, और इसी तरह दोनों निकल पड़े। हयातो ने बैडलैंडर सेट पहनकर स्टेल्थ मोड में सैंक्चुरी में कदम रखा। लड़की ने वॉर्न किया कि वहां के मेजेस उसकी स्टेल्थ को पकड़ सकते हैं, इसलिए उसे उसके सिग्नल पर ही हमला करना होगा। हयातो को थोड़ा अजीब लग रहा था। गेम में उन्हें हीरो बनना था, पर यहां ऐसा लग रहा था जैसे वो एक विलेन है जो उस बड़े राक्षस यानी डीमन किंग को आजाद करने जा रहा है। जब आकासाकी ने पूछा कि क्या उसे वो रेयर बुक नहीं चाहिए, तो उसने कहा, ये तो बस एक गेम है, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। तभी अचानक पीछे से एक दुश्मन ने हमला किया, पर लड़की ने तुरंत हयातो को लात मारकर दूर हटा दिया। वो दुश्मन बहुत ताकतवर था और हयातो को समझ नहीं आया कि उसने उसे पकड़ा कैसे। वो वॉरियर परछाइयों में गायब हो गया। इससे पहले कि हयातो कुछ समझ पाता, एक मेज ने अपनी ताकत से उसकी स्टेल्थ को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब वो बेशुमार दुश्मनों के बीच अकेला खड़ा था। हमारा हीरो अब बुरी तरह से फंस चुका था। दुश्मनों ने अपना हमला बोल दिया। हयातो ने भागते हुए ही तुरंत अपना आर्मर चेंज किया। भागते भागते उसने देखा कि एक अजीब सी परछाई ने आकर एक विशाल दुश्मन का रूप ले लिया है, पर हमारा हीरो पहले से ही अपनी हीरो स्वॉर्ड के साथ तैयार था। उसने ना सिर्फ उसके हमले को पैरी किया, बल्कि एक करारा काउंटर अटैक भी झड़ दिया। हयातो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने ही वाला था कि लड़की जोर से चिल्लाई, फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे। पर तब तक देर हो चुकी थी और हयातो ने मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हयातो को लगा ये तो बहुत आसान था, पर लड़की ने सर पकड़ लिया और बोली, बेवकूफ, अगर ये मूर्तियां स्टैचूज टूटती हैं तो ये और ज्यादा बढ़ जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। हयातो चिढ़ गया कि ये बात उसे पहले बतानी चाहिए थी। वो अपनी जान बचाकर भागा, पर पत्थर के योद्धाओं ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। हीरो ने बड़ी मुश्किल से उस विशाल दुश्मन का एक जानलेवा वार बचाया। उसी पल एक मेज स्टैचू ने उस पर फायरबॉल फेंका, जिसे हयातो ने परफेक्ट पैरी करके वापस दुश्मन की तरफ मोड़ दिया और उसके 2 हिस्से कर दिए। पर मुसीबत वहीं थी, आधा तोड़ने पर ये और ज्यादा पैदा हो रहे थे। तभी एक पिलर पर एक काली परछाई दिखी जो किसी अनजान भाषा में कुछ बोल रही थी। वो टूटे हुए पत्थरों से दोबारा मूर्तियां बनाकर अपने राजा की रक्षा कर रही थी। लड़की ने वॉर्न किया, उस खंबे वाले आदमी को मत देखो, असली खेल वो बड़ा वाला ही है। एक आर्चर ने हयातो पर तीर छोड़ा, पर लड़की ने सही वक्त पर डायरेक्शन बता दी। हयातो ने उसे रोका और आने वाले हर जादुई हमले को डॉज करने लगा। मेजेस ने स्पेल्स की बारिश कर दी थी, पर हयातो ने अपनी हीरो स्वॉर्ड से सबका मुकाबला किया। जब हयातो ने पूछा कि अब क्या करें, तो लड़की ने कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, प्लान बी, और वो है यहां से भागना। क्योंकि ये एक एपिक डंजन था, इसलिए वो रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। खंबे पर बैठी वो शक्ति हयातो का पीछा कर रही थी। उसने एक भयानक वार किया जिसने हयातो को मौत के मुंह में धकेल ही दिया था, पर हमारे किंग ऑफ पैरिंग ने उसे रोककर उस विशाल क्रीचर को एक धमाकेदार शॉक वेव के साथ दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही वो दुश्मन फिर से बिजली की तेजी से लपका, पर इस बार भी हयातो ने उसे पैरी कर लिया। ये एक असली एपिक फाइट चल रही थी। हयातो ने लगातार कई स्ट्राइक्स किए,
दोनों के हथियार आपस में टकराए और एक बड़ा धमाका बूम हुआ। हयातो समझ गया कि ये दुश्मन उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उसने लड़की से पूछा, क्या कोई और रास्ता है? लड़की ने एक अजीब प्लान बनाया और हयातो को सीधा दुश्मन की तरफ फेंक दिया। इससे हयातो की तलवार सीधा उस पत्थर के मॉन्स्टर के सीने में घुस गई। तलवार मॉन्स्टर के अंदर धंस तो गई, पर वो तबाह नहीं हुआ, बल्कि उसने पलटकर हयातो को लात मार दी। तभी उस मॉन्स्टर के सीने का जख्म फटने लगा और वो परछाइयों में तबाह हो गया। आकासाकी ने समझाया कि उसकी असली कमजोरी उसका कोर यानी दिल था। उसने चिढ़ते हुए कहा कि हयातो ये काम पहले भी कर सकता था, पर उसने पहले मूर्तियों की संख्या बढ़ा दी। अब बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, उन मूर्तियों को तबाह करना, जब तक वो बाहर निकलने का रास्ता न ढूंढ लें। हयातो ने परफेक्ट पैरीज जारी रखे। पत्थर के योद्धाओं के हमले इतने भारी थे कि पैरी करते वक्त हयातो के पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी थी। लड़की ने समझाया, इन्होंने आर्मर पहना है, इसलिए इनकी गर्दन पर वार करो। हयातो ने वही किया और एक एक करके उन स्टोन गार्ड्स की गर्दन पर निशाना लगाकर उन्हें ढेर करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक वो सारी मूर्तियां हारने लगीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मेड स्टैचूज ने हर तरह के खतरनाक स्पेल्स कास्ट करना शुरू कर दिए। आकासाकी ने चिल्लाकर कहा, हयातो सब कुछ पैरी करो, और हमारे हीरो ने वही किया। हर आते हुए स्पेल को अपनी तलवार से टकराया। पर असली मजा तब आया जब वो स्पेल्स पलटकर उन्हीं स्टैचूज पर जा गिरे और उन्हें राख बना दिया। ये देखकर वो विशाल परछाई चिढ़ गया और अपनी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने अपनी शैडो डुप्लीकेशन स्किल का इस्तेमाल किया, और फिर क्या था, वो सारी मूर्तियां उस बूढ़े एडवर्ड की रक्षा के लिए दोबारा जिंदा हो गईं, और इस बार उनकी सेना पहले से डबल हो चुकी थी। हयातो घबरा गया, पर अकासाकी को पूरा यकीन था कि उनका प्लान काम करेगा। सबने एक साथ हमला किया। अकासाकी ने तुरंत ऑर्डर दिया, अब ऑफेंस छोड़ और डिफेंस पर ध्यान दे। हयातो ने सब कुछ पैरी किया, पर आर्चर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अकासाकी ने हयातो को लात मारकर एक जानलेवा रेड पावर से बचाया। ऐसा लगा मानो हयातो को निशाना लग गया है, पर वो इतना तेज था कि अगले ही पल उसने मोमेंटम बनाया और एक स्टैचू के परखच्चे उड़ा दिए। अकासाकी ने उसे लेफ्ट साइड से आने वाले खतरे से वॉर्न किया, जिससे उसने तीरों को पैरी कर लिया। पर तभी पीछे से एक तगड़ा हमला हुआ जो सीधा हयातो की कमर के आर पार निकल गया। तीरों की बारिश जारी थी, जिस वजह से हयातो को तुरंत एक स्टैमिना पोशन पीना पड़ा। तभी उन पर्पल सिंबल से एक भयानक जहरीला धमाका शुरू हुआ। अकासाकी ने कहा, इस जहर को सीधा उस शैडो एंटिटी की तरफ पैरी करो। हयातो ने वही किया। उस क्रीचर ने यह उम्मीद नहीं की थी, पर फिर भी वो बलबल बच गया। जहर के तीर लगातार चल रहे थे और हयातो हर एक को दुश्मन की तरफ मोड़ रहा था। एक तीर मॉन्स्टर के कंधे पर जा लगा और उसका पूरा शरीर पिघलने लगा, डिसॉल्विंग लगा। अकासाकी ने देखा कि दुश्मन जीतने के लिए अपनी संख्या बढ़ा रहा है, इसलिए उन्हें उसे तुरंत खत्म करना होगा। हयातो ने हमलों को पीछे ढकेलते हुए चिल्लाया, अब तू कहीं नहीं भाग सकता। और देखते ही देखते वो बॉस पूरी तरह पिघलकर ढेर हो गया, जिसके साथ ही बाकी सारी मूर्तियां भी टूटकर बिखर गईं। अकासाकी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना कि वही सबको कंट्रोल कर रहा है। वो दोनों खुशकिस्मत थे कि उन्हें लगातार 5 बार पॉइजन एक्सप्लोजन मिल गया। दरअसल ये एक ऐसा स्पेल है जिसे अक्सर बड़े जादूगर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसका डैमेज कम होता है। पर इस स्किल की एक खास बात यह है कि सिर्फ यही स्पेल उन ब्लैक स्टोन स्टैचूज को पिघला सकता है। लड़की ने जानबूझकर दुश्मनों की संख्या बढ़वाई थी ताकि पॉइजन एक्सप्लोजन मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। अकासाकी ने हयातो का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, चलो अब अगली मंजिल की तरफ चलते हैं। 500 साल पहले प्रिंस एडवर्ड ने डीमन किंग को सील तो किया था, पर अगर उसकी मौत हुई तो वो राक्षस फिर से आजाद हो जाएगा। और अब वो दोनों कर्स्ड सैंक्चुरी के 39th फ्लोर पर खड़े थे, जहां उनका सामना एक विशाल 3 हेडेड ईगल यानी 3 सिर वाला बास से था। ये इस डंजन का फाइनल बॉस था। अगर हयातो यहां हारा तो उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हयातो ने हमलों को डॉज करते हुए हाँ में सर हिलाया। उस ईगल का हर मुंह अलग अलग तरह का जादू, आग और बर्फ उगलकर हमला कर रहा था। हमारे पैरिंग मास्टर ने हर अटैक को बेअसर कर दिया। तभी अकासाकी जोर से चिल्लाई, उसकी बीच वाली गर्दन पर जो क्रॉस का निशान है वही उसकी कमजोरी है। हयातो ने अपनी पूरी ताकत झोंककर एक आखिरी चार्ज किया और सीधा उस मॉन्स्टर पर हमला बोला। वो ग्रिफिन, 3 सर वाला बाज, दर्द से चिल्लाया और राख में बदल गया। हयातो इतने पर ही नहीं रुका। उसने अपनी तलवार और गहरी धसाई और दुश्मन के गिरते ही हयातो का लेवल अप हो गया। अब वो लेवल 75 पर था, जो कि मैक्सिमम लेवल है। फाइनल फ्लोर क्लियर हो चुकी थी। अब सामने था तो सिर्फ मशहूर एडवर्ड। आकासाकी ने वॉर्न किया, भाई हिम्मत मत हारना, ये अब तक के सारे दुश्मनों से ज्यादा ताकतवर है। और उसी वक्त वो भारी दरवाजा खुला।
हयातो को पता था कि एडवर्ड गेम का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है। एडवर्ड अपने तख्त थ्रोन पर बैठा था और बोला, एक बच्चा यहां तक पहुंच गया, जानते भी हो ये कैसी जगह है। तभी उसके शरीर से एक काली ऑरा निकली और एडवर्ड की प्राइड ऑफ द सुप्रीम रूलर स्पेल की वजह से हयातो की फिजिकल डिफेंस 100% खत्म हो गई। एडवर्ड ने गुस्से में कहा कि हयातो ने उसकी नींद खराब करके पाप किया है, और देखते ही देखते हयातो की मैजिक डिफेंस भी 100% गिर गई। हयातो समझ गया कि अब एक हल्के से वार से भी उसकी जान जा सकती है। एडवर्ड ने मौत का फरमान सुनाया और हयातो की स्टैमिना भी 100% गायब हो गई। एडवर्ड ने हमला किया, पर आकासाकी ने तेजी से हयातो को लात मारकर दूर हटा दिया। अगर वो ना होती तो पहले ही वार में हयातो का गेम ओवर हो जाता। एडवर्ड को हैरानी हुई कि बिना स्टैमिना के इस लड़के ने डॉज कैसे किया। आकासाकी ने हयातो को बालों से पकड़कर खींचा, जिस पर हयातो चिढ़ गया, पर सच तो ये था कि आकासाकी के बिना उसका सर कब का धड़ से अलग हो चुका होता। एडवर्ड के काले हथियार बहुत तेज और ताकतवर थे। एक धक्के ने हयातो को हवा में उछाल दिया और एडवर्ड इतनी तेजी से लपका कि आकासाकी भी मदद नहीं कर पाई। लगा कि अब हीरो गया, पर तभी काम आया उसका पैरिंग का हुनर। दोनों तलवारें आपस में टकराईं, पर इस बार पैरी सही से काम नहीं कर रहा था। पूरा झटका हयातो को लगा और वो दीवार से जा टकराया। 0 डिफेंस, 0 स्टैमिना और पैरी भी बेअसर। ऐसे दुश्मन को हराना नामुमकिन लग रहा था। हयातो ने अपनी एजिलिटी से खुद को बचाने की कोशिश की, पर एडवर्ड खून का प्यासा हो चुका था। उसने लगातार हमलों की बारिश कर दी। इसी बीच हयातो ने देखा कि उसकी तलवार में दरार आ गई है। एडवर्ड ने जानबूझकर तलवार को निशाना बनाया था। एक और वार और तलवार 2 टुकड़े हो जाती। आकासाकी ने फिर से सही वक्त पर हयातो को खींचा। एडवर्ड ने गुस्से में पलटकर फिर से तलवार पर हमला किया, और इस बार हयातो जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी महंगी हीरो स्वॉर्ड टूटकर गायब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी 0 हो चुकी थी। आकासाकी ने कहा, रोना बंद कर और लड़ाई पर ध्यान दे। उसने देखा कि एडवर्ड ने अपना हाथ उठाया है। उसने तुरंत हयातो को उस शॉक वेव से बचाया। उस धमाके से दीवार में एक छेद हो गया और आकासाकी ने चिल्लाकर कहा, वहां भागो। उस छेद के पीछे एक चमकता हुआ आर्मर और एक नई तलवार रखी थी। ये वही इक्विपमेंट था जो 500 साल पहले डीमन किंग से लड़ने वाले योद्धाओं ने वहां छोड़ा था। एडवर्ड ये देखकर थोड़ा बेचैन हो गया। शायद उसे अपने पुराने दोस्तों की याद आ गई, पर स्टैमिना ना होने की वजह से हयातो भाग नहीं पा रहा था। आकासाकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पूरी ताकत से दीवार की तरफ फेंक दिया। एडवर्ड आग बबूला हो गया। तुम मेरे साथियों के सामान को गंदा करोगे? उसने अपनी तलवार से एक काली लहर और बिजली छोड़ी जो सीधा हयातो का पीछा कर रही थी। कमरे में एक भयानक धमाका हुआ। आकासाकी अपने दोस्त के लिए बहुत परेशान हो गई, लेकिन जब धुआं छटा तो हयातो एक रोशनी से भरी तलवार के सामने खड़ा था। एडवर्ड ने हैरानी से कहा, अलंडाइट ने इस बच्चे को अपना अगला वारिस चुन लिया है। ये कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं थी, ये एक लेजेंडरी हथियार था जो 500 का डैमेज देता था। ये वही तलवार थी जिसे एडवर्ड ने डीमन किंग को सील करने के लिए इस्तेमाल किया था। जैसे ही हयातो ने उसे पकड़ा, उसके सारे स्किल लेवल्स 3 पॉइंट बढ़ गए और सारे डीबफ्स गायब हो गए। हमारा हीरो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। आकासाकी चिल्लाई, यही मौका है एडवर्ड पर हमला करने का। हयातो ने कहा, यह तलवार तो हीरो स्वॉर्ड से भी कहीं बेहतर है। और उसने अलंडाइट की वो खास स्किल चलाई जो दिन में सिर्फ 5 बार यूज हो सकती है। लगा कि एडवर्ड का खेल खत्म, पर उसने पलटकर काउंटर अटैक कर दिया। कर्स्ड सैंक्चुरी के अंदर से एक विशाल नीली रोशनी निकली और उसके साथ ही एक काली बीम। दोनों ताकतें आपस में टकराईं और पूरा मंजर पर्पल रोशनी में फट गया। हयातो डंजन के बाहर जा गिरा। उसका आर्मर पूरी तरह टूट चुका था। एडवर्ड अभी भी ठीक लग रहा था, जबकि हयातो के शरीर से खून बह रहा था। पर तभी एडवर्ड ने अपना हाथ हीरो की तरफ बढ़ाया और अपनी सैक्रिफाइस स्किल का इस्तेमाल किया। उसने अपनी बची खुची जान देकर हयातो की लाइफ वापस ला दी। एडवर्ड ने कहा कि वो सदियों से अपने वारिस का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी सारी शक्ति और युद्ध की यादें, वॉर मेमोरीज हयातो को दे दी। हयातो ने देखा कि कैसे एडवर्ड के दोस्त मारे गए थे और उसने कसम खाई थी कि वो डीमन किंग को कभी माफ नहीं करेगा। एडवर्ड अकेला उसे हरा नहीं सकता था, पर अलंडाइट को उसके सीने में धंसाकर उसने उसे कैद कर दिया था। लेकिन मॉन्स्टर ने वॉर्न किया था कि जब एडवर्ड मरेगा तो वो वापस आएगा। इसलिए एडवर्ड ने इतना सुरक्षित सैंक्चुरी बनाया था। अब उसका शरीर और ताकत नहीं संभाल पा रहा था, उसे किसी और की जरूरत थी। डीमन किंग की ताकत अब हयातो में ट्रांसफर हो चुकी थी। उसे एक मिशन मिला, डीमन किंग को कैद रखना, वो भी बिना अपनी जान गंवाए स्किल्स यूज करने की काबिलियत के साथ। सब कुछ 20 पॉइंट्स ऊपर चला गया और हयातो के चारों तरफ एक ईविल ऑरा बन गई।
हयातो दंग रह गया ये सोचकर कि एडवर्ड ने इतने साल सिर्फ एक वारिस का इंतजार किया ताकि कोई उसकी ये भारी जिम्मेदारी उठा सके। डंजन के अंदर एक धड़ाम की आवाज आई और एडवर्ड खून की उल्टियां करता हुआ गिर पड़ा। हयातो उसकी तरफ भागा, पर उस योद्धा की रूह सिर्फ मुस्कुरा रही थी। उसने दुनिया का भविष्य अब हयातो के हाथों में छोड़ दिया था। इससे पहले कि हयातो कुछ समझ पाता, वहां रोशनी का एक विशाल खंबा निकला जिसने आसमान को चीर दिया। पूरी गेम में एक सिस्टम अनाउंसमेंट गूंजी। सारे प्लेयर्स हैरान रह गए। एडवर्ड की मौत हो चुकी थी और एक नया दौर शुरू हो गया था। ये चमक इतनी तेज थी कि स्पेस से भी दिख रही थी। एक काली शक्ति महाद्वीपों को निगलने लगी। डीमन किंग की सील टूट चुकी थी। सिस्टम ने वॉर्न किया कि मॉन्स्टर्स हर तरफ दिख रहे हैं। लाल आंखों वाली परछाइयों की एक पूरी फौज तैयार हो गई थी। प्लेयर्स सदमे में थे जब उन्होंने देखा कि लेवल कैप अब 99 हो गया है। ऑसिलिन किंगडम का एल्फ किंग यूलिसिस अपनी बालकनी से ये सब देख रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि लेजेंडरी हीरो अब नहीं रहा, पर उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। एडवर्ड का मरना अभी बहुत जल्दी था, पर जो होना था वो हो चुका था। हयातो आसमान की तरफ देखता रह गया, जहां से शक्तियों का एक तूफान निकल रहा था। तभी आकासाकी कहीं से प्रकट हुई और बड़े जोर से मुस्कुराकर बधाई देने लगी। मुबारक हो, अब तुम डीमन किंग सीलर के नए मालिक बन चुके हो। हयातो ने अपने हाथ देखे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर आ गई है, पर तभी वो पैनिक कर गया जब उसे एहसास हुआ कि ये सील उसकी माना को लगातार खत्म करता रहेगा। वो चिल्लाया, ये हमारा प्लान नहीं था, मुझे मेरा असली इनाम चाहिए, वो रेयर क्लास बुक। आकासाकी ने थोड़ा झेंपते हुए कहा कि वो किताब तो एडवर्ड के कमरे में होनी चाहिए थी, पर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने ठंडे पसीने में कहा, शायद वो किताब उस डंजन के साथ ही राख बन गई होगी। हयातो की दर्द भरी चीख पूरे पहाड़ों में गूंज गई। अगले ही पल सीन बदलता है रियल वर्ल्ड में। हयातो ने अपना वीआर हेडसेट उतारा। उसकी रूह जैसे पूरी तरह निचोड़ ली गई थी। 2 दिन से लगातार लॉगिन रहने की वजह से वो अधमरा सा हो गया था। पर असली दर्द तब हुआ जब उसे याद आया कि एडवर्ड की दी हुई लेजेंडरी तलवार बाउंड आइटम है, यानी वो उसे बेच नहीं सकता। सोने पर सुहागा ये थी कि सीलर का टाइटल भी उसके अकाउंट से हमेशा के लिए चिपक गया था। लाखों का आर्मर टूट गया और मुनाफा 0। वो जमीन पर गिरकर रोने लगा और आकासाकी को कोसने लगा। उसे इतनी भूख लगी थी कि गुस्सा करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। सुबह के 6:35 हो रहे थे। डिलीवरी भी बंद थी, तो वो अधमरी हालत में खाने की तलाश में सड़क पर निकल पड़ा। तभी अचानक एक काली वैन उसके पास आकर रुकी। 3 लोग उसमें से निकलकर उसे घूर रहे थे। हयातो समझ गया कि अब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। उन गुंडों ने हयातो को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। हयातो ने जब उनका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही प्लेयर्स की टीम थी जिन्हें हयातो ने गेम के डेजर्ट यानी रेगिस्तान में अकेला हराकर उनका सारा माल लूट लिया था। एक चश्मे वाला आदमी सूट में चिल्लाया, हमारे आइटम्स वापस कर, वरना तेरा खेल हमेशा के लिए खत्म। हयातो ठंडे पसीने में सोचने लगा, आइटम्स के लिए मेरा किडनैप? मैं तो गया काम से। कहानी अब मुड़ती है शोमा की तरफ, जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ चिढ़ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसे नए प्लेयर्स के खिलाफ फेक मैचेस खेलने के लिए कहा गया है। लोग सोचते हैं कि अंडरग्राउंड अरीनास को प्रोज इग्नोर करते हैं, पर सच तो ये है कि वहां पुराने खतरनाक वेटरन्स भरे होते हैं। शोमा को याद आया कि कैसे उन सूटेड मैन के गैंग ने उसे घुटनों पर लाकर मजबूर किया था कि वो उनकी सेटिंग में शामिल हो जाए। वो उस जिल्लत को भूलकर सोने की कोशिश करने लगा, जबकि शहर की रातों का नज़ारा स्क्रीन पर छा गया। दूर एक चमचमाते हुए ऑफिस में एक आदमी ने अपने बॉस को एक फोल्डर थमा दिया। बॉस ने तुरंत उसे खोला और किसी चीज की जांच करने लगा। सूटेड मैन ने जब फाइटर्स की लिस्ट देखी तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसके एम्प्लॉय ने बताया कि उन्होंने एशिया के 3 सबसे बड़े अंडरग्राउंड अरीनास से बेहतरीन योद्धाओं को अपनी तरफ कर लिया है। बॉस ने खुश होकर उसे एक मोटा पैसों का लिफाफा इनाम में दिया, जिसे देखकर मैनेजर तुरंत झुक गया। पर मैनेजर थोड़ा हिचकिचा रहा था। बॉस ने उसकी बेचैनी देखकर पूछा, कुछ कहना है? मैनेजर ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि जब हमारे पास इतनी इलीट टीम है तो हमने उस सुनवू जैसे लड़के को इस चक्रव्यूह में क्यों घसीटा? बॉस ने समझाया कि बड़े वेटरन्स की लड़ाई देखने तो भीड़ आएगी ही। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे बैटमैन और आयरन मैन आपस में लड़ रहे होंगे। बैटिंग का पैसा बारिश की तरह बरसेगा। पर उसने अपने चश्मे को ठीक करते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ इतना काफी है? बॉस ने बताया कि अंडरग्राउंड अरीनाज अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए बड़े लोगों को रिश्वत देते हैं। अगर कोई नई कंपनी उनके स्टार प्लेयर्स को चुराती है तो पुरानी कंपनीज उन्हें वापस खरीद लेती हैं। पर इस बार खेल अलग है। इस बार इन्वेस्टमेंट सीधा दरावने प्रेसिडेंट वोंग की तरफ से आ रही है। बॉस ने टेबल पर एक चिप फेंकी और कहा,
हमें इन वेटरन्स से लड़ने के लिए एक असली जोकर चाहिए। जब मैनेजर ने हयातों की फोटो देखी तो वो चिल्लाया, लेकिन ये तो सिर्फ एक रुकी है। उसने ठंडी आहें भरी, पर बॉस ने एक अजीब सी हंसी हंसी। बॉस की आंखें अचानक अजीब पर्पल रोशनी से चमकने लगी। उसने बताया कि ये फैसला रैंडम नहीं था। उसने अपने खास हॉक यानी बाज की आंखों से हयातों का असली रूप देख लिया था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां वो जादुई बाज उस सीक्रेट डंजन के ऊपर उड़ रहा था। उस बाज ने अपनी आंखों से वो पल देख लिया था जब हयातो एडवर्ड के सामने डीमन किंग की ऑरा को अपने अंदर जज्ब यानी एब्जॉर्ब कर रहा था। जैसे ही बाज अपने मालिक सेनॉट के हाथ पर उतरा, सेनॉट ने उसकी यादों को देख लिया। एल्फ की आंखें फट गईं जब उसने उस डिमोनिक ऑरा के बीच हयातों का चेहरा देखा। रियल वर्ल्ड में सेनॉट के चेहरे पर एक लालच भरी मुस्कुराहट आ गई। उसे समझ आ गया कि उसके हाथ सर्वर का सबसे बड़ा राज लग गया है। मैनेजर बेचारा अभी भी जमीन पर पड़ा सोच रहा था कि बॉस ने एक मामूली बच्चे पर कंपनी का भविष्य दांव पर क्यों लगा दिया। जब वो कॉरिडोर से गुजर रहा था तो उसकी टक्कर प्रो प्लेयर सोजुक से हुई, जो दीवार से टिका हुआ खड़ा था और बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। सूटेड मैनेजर ने हैरानी से पूछा कि इतनी रात गए जयोक वहां क्या कर रहा है, पर जयोक ने सवाल को अनसुना कर दिया और सीधा मुद्दे पर आया। वो कमीना कहाँ है? मैनेजर को पहले समझ नहीं आया, पर जब जयोक ने गुस्से में दांत पीसे तो वो समझ गया कि ये उसी लड़के यानी हयातों की बात कर रहा है जिसने कुछ दिन पहले उसे धूल चटाई थी। मैनेजर ने पूछा, तुम उस बच्चे को यहां क्यों ढूंढ रहे हो? जयोक ने एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसकी वजह से कंपनी के भी करोड़ों डूबे हैं, तो तुमने उसे जरूर ट्रैक कर लिया होगा। मैनेजर ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई भूल गए, उसने तुम दोनों को अकेला पेल दिया था। ये सुनते ही जयोक का खून खौल उठा। उसने गुस्से में मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। मैनेजर ने डरने के बजाय उसे और चढ़ा दिया, क्या आप ये बहाना बनाओगे कि तुम्हारा ध्यान भटक गया था? जयोक ने गुस्से में उसे झटक दिया और ऊपर की तरफ निकल गया। मैनेजर ने मौका देखकर जाल फेंका, एक नया अंडरग्राउंड अरीना खुलने वाला है और वो लड़का वहां जरूर आएगा। जयोक रुक गया। मैनेजर बोला, अगर बदला लेना है तो टूर्नामेंट में साइन अप करो, लेकिन याद रखना तुम एक प्रो प्लेयर हो, अगर अंडरग्राउंड में पकड़े गए तो हमेशा के लिए बैन हो जाओगे। सीन अब बदलता है एक विशाल ई स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ, जहां भीड़ पागल हो रही है। स्क्रीन पर वर्ल्ड रैंक नंबर 32 कीमो अपने दुश्मन पर टूट पड़ा है। सामने वाला आर्चर यानी तीरंदाज अपना तीर निकालता है, पर कीमो ने बड़े घमंड से उस तीर को हवा में ही एक मुक्के से तबाह कर दिया। आर्चर की गार्ड खुली रह गई और कीमो ने अपना अगला मुक्का शक्तियों से भर लिया। दबाव में आकर आर्चर ने अपनी हॉकाई स्किल एक्टिवेट की और कीमो के भयानक मुक्के से बाल बाल बचा। वो अरीना में बिजली की तरह जिगजैग भाग रहा था, जिसे देखकर ऑडियंस दंग रह गई। कीमो ने समझ लिया कि ये उसकी मूवमेंट्स पढ़ने के लिए स्किल यूज कर रहा है। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका, जिससे आर्चर का संतुलन बिगड़ गया और कीमो का एक करारा वार उसे हवा में उड़ा ले गया। आर्चर के मुंह से खून निकलने लगा। उसे एहसास हुआ कि कीमो ने क्विक स्टेप एक्टिवेट किया है, अपनी आधी ताकत देकर मौत जैसी रफ्तार पाली है। कीमो ने लगातार अटैक्स का कॉम्बो शुरू कर दिया। उसे पता था कि कम अटैक पावर के बावजूद ये पतला आर्चर उसके अपरकट पर झेल नहीं पाएगा। आर्चर जमीन पर जोर से जा गिरा। कीमो को लगा वो जीत गया है, पर जैसे ही धुआं छटा, एक चमचमाता हुआ तीर बिजली की रफ्तार से धुएं को चीरते हुए निकला। मैग्नम एरो सीधा कीमो के सीने के पार निकल गया। कीमो की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका अवतार पिक्सल्स में बिखर गया। सिस्टम ने कीमो की मौत और आर्चर की जीत का ऐलान कर दिया। आर्चर ने गहरी सांस ली। स्टैंड में बैठा कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि एक मामूली लेदर आर्मर पहनकर उसने कीमो का डायरेक्ट हिट कैसे झेल लिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। तभी हारे हुए प्लेयर किम ने कैप्सूल खोला और मुस्कुराकर बोला, इसका जवाब बहुत सिंपल है। किम ने बताया कि इस आर्चर ने अपने कपड़ों के नीचे भारी भरकम प्लेट आर्मर पहना हुआ था। स्टैंड में बैठे लोग दंग रह गए, एक आर्चर भला प्लेट आर्मर क्यों पहनेगा? किम ने उस लड़के की आंखों में देखकर पूछा, मैंने सही कहा ना? रेडहेड ने ठंडी सांस भरी और मान लिया। असल में वो लेदर आर्मर सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट था, ताकि दुश्मन धोखा खा जाए। सब जानते हैं कि प्लेट आर्मर के लिए 90 स्ट्रेंथ चाहिए, वरना स्पीड और स्टैमिना आधी हो जाती है। किम जोर से हंसने लगा और एक और राज खोला, इस लड़के ने डेक्सटेरिटी यानी निशानेबाजी में एक भी पॉइंट नहीं डाला है। लड़का चिढ़ गया कि उन्होंने लाइव टीवी पर उसका सीक्रेट बिड लीक कर दिया, पर किम ने कहा, अब तो हम एक ही टीम में हैं। भीड़ पागल हो रही थी ये सोचकर कि बिना एक्यूरेसी के ये निशाना कैसे लगाता है। किम ने बताया, ये लड़का सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पर तीर चलाता है। रेडहेड ने गुस्से में कहा, अब मेरे सारे राज बताना बंद करो और मेरा इनाम दो। इनाम था एक रेयर मैजिक स्क्रोल, जिसकी कीमत एक लग्जरी अपार्टमेंट के बराबर थी। किम ने उसे कैप्सूल में लॉगिन करके प्राइज लेने को कहा। आर्चर की आंखों में बदले की आग थी। वो अपनी पुरानी हार का हिसाब बराबर करना चाहता था।
अगली सुबह शहर की धूप खिली और एक मॉडर्न अपार्टमेंट के लिविंग रूम में इमर्जन कैप्सूल चमक रहा था। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि कैसे दुनिया अब रियल और वर्चुअल वर्ल्ड फाइनल किंगडम में बट गई है। हमारा हीरो हयातो कैप्सूल में सेटल हो गया, नए सीजन के लिए तैयार। सिस्टम ने आइरिस स्कैन किया और हयातो की चेतना सीधा गेम की एक फंटास्टिकी शहर में पहुंच गई। शहर भीड़ से भरा हुआ था और आकासाकी उसकी रूह उसके पीछे पीछे चल रही थी। आकासाकी उसे डांट रही थी कि उसने अंडरग्राउंड अरीना में जाने के लिए हाँ क्यों भरी। हयातो ने नया आर्मर चेक करते हुए कहा, वहां मुझे अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। अंडरग्राउंड टूर्नामेंट इल्लीगल होता है, वहां सब अनोनिमस यानी गुमनाम लड़ते हैं। आकासाकी ने मुंह बनाकर कहा, हमारी डील तो मेरी यादें वापस लाने की थी। हयातो ने अजीब सा मुंह बनाया और पलटकर बोला, मैंने कब कहा? तुमने ही तो मुझे रेयर स्क्रोल का लालच देकर यहां फंसाया था। हयातो के दिमाग में उस सीक्रेट डंजन की याद आई जहां उसकी बुरी तरह पिटाई हुई थी और उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये सोचकर उसका खून खौल उठा कि आकासाकी की वजह से उसके सारे गियर तबाह हो गए। वो उस पर चिल्लाया पर फिर हार मानकर बोला, ठीक है, अगर तुमने इस टूर्नामेंट में मेरी मदद की तो मैं भी तुम्हारी यादें ढूंढने में पक्का मदद करूंगा। छोटी भूतनी आकासाकी ने तुरंत एक बॉडी बिल्डर वाला पोज बनाया और दुश्मनों को बच्चों की तरह कुचलने का वादा किया। हयातो के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आई क्योंकि वो जानता था कि आकासाकी की ताकत के आगे बड़े बड़े वेटरन्स भी पानी कम चाहे हैं। पर तभी उनका ध्यान एक चमकदार ब्रेस्ट प्लेट पर गया। हयातो ने जब उस पीटरसन्स आर्मर के स्टैट्स देखे तो उसके होश उड़ गए। एक मामूली B+ रैंक आइटम पर इतना अपसर्ड डिफेंस और HP बोनस। उसने चिल्लाकर उस बिल्ली वाले मर्चेंट से पूछा, अबे साले, तेरे पास इतना ओवरपावर्ड इक्विपमेंट कहाँ से आया? बिल्ली ने आराम से जवाब दिया, ये तो कॉस कॉन्टिनेंट से आया है। हयातो का ब्लैंक चेहरा देखकर दुकानदार हैरान हो गया। तुझे गेम की सबसे बड़ी खबर नहीं पता? नए अपडेट में एक पूरा का पूरा नया महाद्वीप खुल गया है। बिल्ली ने आगे बताया, जैसे ही वो हीरो एडवर्ड ऊपर निकला यानी मर गया, गेम का सेकंड एक्ट शुरू हो गया। हयातो ने एक झेंपने वाली हंसी हंसी क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस पूरे ग्लोबल इवेंट का कांड उसने ही किया था। असल में डंजन की उस तेज रोशनी की वजह से वो सिस्टम नोटिफिकेशंस देख ही नहीं पाया था। बिल्ली वाले ने कहा कि ये तो रियल वर्ल्ड की न्यूज़ में भी चल रहा है। अपनी बात छुपाने के लिए हयातो ने सर खुजाया और बहाना बनाया, वो क्या है ना, मैं ज़्यादा काम करने की वजह से 3 दिन के लिए बेहोश हो गया था। दुकानदार ने उसकी बात मान ली और बताया कि नए कॉन्टिनेंट के मामूली आइटम्स भी यहाँ के एलन रैंक के बराबर हैं, जिसकी वजह से एलन के मार्केट के प्राइजेस एकदम गिर गए हैं। हयातो ने पूरे मार्केट में देखा, हर तरफ अफरा तफरी मची थी। वेंडर्स नए कॉन्टिनेंट के अबसर्ड आइटम्स के लिए चिल्ला रहे थे। तभी हयातो एक चमकदार मैजिक ब्रेसलेट की तरफ भागा। उस ए रैंक के आइटम को देखकर उसे लगभग हार्ट अटैक ही आ गया। उसमें अटैक स्पीड और कूलडाउन रिडक्शन के ऐसे खतरनाक बोनसेस थे जो सिर्फ SS रैंक के इक्विपमेंट्स में मिलते हैं। पागलों की तरह वो अगले स्टॉल पर पहुंचा और बैटल बूट्स ऑफ एरीज उठाए, जो हैवी डिफेंस के साथ साथ जंप हाइट को डबल कर रहे थे। शॉक इतना बड़ा था कि बूट्स उसके हाथ से छूट गए। वो ठंडे पसीने में कांप रहा था। एक हैवी आर्मर इतना मोबिलिटी बोनस कैसे दे सकता है? मैं तो बर्बाद हो गया। आकासाकी को उसके इस डर का हिसाब समझ नहीं आ रहा था, पर हयातो ने डरते हुए धीरे से कहा, जब तक मैं सो रहा था गेम का पूरा मेटा ही उलट-पुलट हो गया है। 3 दिन गुजर चुके थे, यानी बाकी प्लेयर्स ने अब तक नए मेटा को समझकर एकदम ब्रोकन बिल्ड्स तैयार कर लिए होंगे। हयातो को पैनिक होता देख गेम की क्रिएटर आकासाकी ने उसकी पीठ थपथपाई और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चिंता मत करो, मुझे इस नए मेटा के बारे में सब कुछ पता है। हयातो की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे एहसास हुआ कि आकासाकी का दिमाग सिस्टम अपडेट्स को रियल टाइम में रिसीव करता है। एक पल भी गवाए बिना हयातो ने आकासाकी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नए मेटा के हिसाब से फार्मिंग करने निकल पड़ा। सीन बदलता है एक ज्वालामुखी आइलैंड पर जहां चारों तरफ नारंगी समुंदर था। वहां से एक विशाल राक्षस निकलकर आसमान छूने लगा, पर अगले ही पल उसने हयातो को बाहर उगल दिया। हयातो ने अकेले ही उस बॉस को पेल दिया था। जीत की खुशी में उसने कर्स्ड आर्मर ऑफ द सी ड्रैगन हासिल किया और मुस्कुराकर बोला, चलो फार्मिंग तो खत्म हुई। दूर एक अंधेरे महल में मशाल जल रही थी। प्रेसिडेंट वोंग ने अंडरग्राउंड टूर्नामेंट की तैयारियों का स्टेटस पूछा। सुनुंग यूने ने घुटनों पर बैठकर बताया कि एशिया के 3 सबसे बड़े अरीनास से स्टार प्लेयर्स को रिक्रूट कर लिया गया है और लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। वोंग की आंखों में लालच चमक रही थी। उसे पता था कि बड़े बड़े गैम्बलर्स अपना पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन एनोनिमस है, कोई नहीं जानता कि कौन सा धुरंधर मैदान में उतरेगा। सीन बदलता है एक डरावने किले की तरफ जो दुश्मन की सेना से घिरा हुआ था। XXX गिल्ड का लीडर चिल्लाया,
तुरंत सरेंडर करो वरना मौत मिलेगी। पर किले के ऊपर खड़े एक लड़के ने सिर्फ एक ठंडी हंसी हंसी। उसने अपनी पर्पल ऑरा फैलाई और हजारों हेल सोल्जर्स को समन कर दिया। दुश्मन सेना डर गई पर उनके लीडर ने उन्हें अपनी होली वेपन्स की याद दिलाई। उस लड़के ने सिर्फ चुटकी बजाई और पर्पल डीमंस की एवलांच दुश्मनों पर टूट पड़ी। जब दुश्मन ने एक विशाल फरिश्ता यानी एंजल समन किया तो उसने अपनी रोशनी से कुछ सायों को खत्म जरूर किया, पर तभी एक रहस्यमयी कौवा चमकती आंखों के साथ सब कुछ देख रहा था। पूरा मैदान प्लेयर्स की लाशों से भर गया और डिजिटल डस्ट बनकर उड़ने लगा। ट्रिपल एक्स गिल्ड का लीडर जमीन पर गिरकर रोने लगा। तभी एक सडिस्टिक मुस्कुराहट के साथ उसके अपने ही लेफ्टिनेंट ने उसे खत्म कर दिया। अकादो ने मुस्कुराकर अपनी नई नेक्रोमेंसर पहचान को देखा और अपनी तबाही का मजा लेने लगा। अगला सीन एक अंधेरे जंगल का है जहां एक हुडेड फिगर अकेला जा रहा था। उसे नहीं पता था कि दुनिया की सबसे खतरनाक असैसिन गिल्ड नॉक्स फुजियो उसे घूर रही है। अचानक सायों से निकलकर कातिलों ने हमला किया, पर उस हुडेड फिगर ने बिना पसीना बहाए सिर्फ अपनी तलवार की मूठ पकड़ी। पलकें झपकते ही लेजर जैसी तलवार की धार ने पूरी स्क्वाड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका हुड गिरा तो दिखा नल्फ, एक एल्विन नाइट। उसने अपनी लेजेंडरी तलवार सिलिट स्विफ्ट को वापस रखा, जो रोशनी की रफ्तार से चलती है, और चांद की रोशनी में आगे बढ़ गया। तभी आसमान में विशाल पंखों की फड़फड़ाती हुई आवाज आई और पर गिरने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि सियो जायुक था, जो पूरी तरह जंग के लिए तैयार दिख रहा था। वहां दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वोंग के बेस पर बॉस इतने सारे खतरनाक वेटरन्स को देखकर सुन्न हो गया। वो घबराकर हंसने लगा और बोला, अबे इतने सारे ताकतवर प्लेयर्स के होते हुए क्या हम अब भी बैटिंग को मैनिपुलेट यानी कि सेटिंग कर पाएंगे? जमीन पर घुटनों के बल बैठकर ड्रूइड सियो जान ने उसे शांत रखने को कहा और एक कमीनी मुस्कुराहट के साथ बोला, चिंता मत करो बॉस, जिन मर्सिनरीज को हमने रखा है वो भी एकदम जल्लाद है। अगले ही पल सीन बदलता है एक विशाल औरत पर जो आग के पास बैठकर एक बड़े से जानवर की हड्डी चबा रही थी। जान ने बताया कि इस औरत के हारने का पुराना रिकॉर्ड तो बस एक दिखावा था। असल में इस ग्रुप की ताकत दिमाग खराब करने वाली है, और ये तब साफ हो जाता है जब हम देखते हैं कि उस औरत ने वार्म अप के नाम पर एक लेजेंडरी रेड ड्रैगन को मारकर लाशों का ढेर लगा दिया था। ये सब अंडरवर्ल्ड के नामी गिरामी मुजरिम है। खेल अब पहुंचता है सीधा अंडरग्राउंड अरीना में, जो एक तपते हुए रेगिस्तान के बीच बना एक विशाल कॉलेजियम था। अकासाकी वहां आए हजारों प्लेयर्स की भीड़ देखकर दंग रह गई। उसने देखा कि हयातो थोड़ा बेचैन होकर आसपास देख रहा है। तभी हयातो के ठीक पीछे एक होलोग्राम मास्क पहने एक एल्फ आकर खड़ा हो गया। उस एल्फ ने अपना डिस्गाइज यानी भेष हटाया तो पर्दा खुला। वो कोई और नहीं बल्कि किम या युन थी। हमारे हीरो ने झुंझलाते हुए चिल्लाकर पूछा, अबे यार तू फिर से मेरे पीछे क्यों पड़ गई? उस ब्लॉन्ड लड़की ने कंधे उचकाए जैसे वो खुद वहां नहीं आना चाहती थी, और मास्क वापस पहनते हुए बोली, मुझे बॉस ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें एक वीआईपी कॉम्पिटिटर की तरह गाइड कर सकूं। दोनों एक सुनसान कॉरिडोर में गए जहां या युन ने हयातो को एक भारी भरकम चश्मे वाले गार्ड से मिलवाया। वो गार्ड हयातो को बदनीयती से देखकर बोला, एक ऐसे प्रो प्लेयर को हराकर हवा में मत उड़ो जिसका अभी तक डेब्यू भी नहीं हुआ है। हयातो का खून खौल उठा, क्योंकि ये वही गुंडा था जिसे हयातो ने पहले रियल लाइफ में पेल दिया था, पर वो गुस्सा पीकर चुपचाप उसके पीछे चल दिया। वो सब जमीन पर बने एक चमकते हुए मैजिक सर्कल यानी पोर्टल के पास आकर रुके। गार्ड ने ऐंठ कर कहा, चल लड़के, इस पोर्टल पर खड़ा हो जा। हयातो ने मन ही मन उसे गाली दी और पोर्टल पर खड़ा हो गया, जबकि अकासाकी उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अगले ही पल एक तेज रोशनी ने उन्हें निगल लिया और टेलीपोर्टेशन स्पेल ने उन्हें एक शानदार वीआईपी हॉल में ड्रॉप कर दिया। हॉल में कदम रखते ही उनका सामना मास्क्ड यानी नकाबपोश लोगों की ऐसी भीड़ से हुआ जहां से खतरनाक और रॉ पावर की वाइब्स आ रही थीं। हर कोने में कातिल और योद्धा भरे थे। गार्ड ने बताया, ये उन प्लेयर्स का वीआईपी रूम है जिन्हें डायरेक्टर मास ने खुद चुना है और ये सीधा मेन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। वहां के माहौल का इतना दबाव था कि हयातो ने थूक निगल लिया। एक विशाल वॉरियर हाथ बांधे उसे घूर रहा था। गार्ड ने राज खोला, इन वेटरन्स को डायरेक्टर मास ने मैचेस फिक्स करने के लिए रखा है ताकि स्क्रिप्ट के हिसाब से लड़ाई हो, पर क्योंकि ये सब सनकी अपराधी हैं, ऑर्गेनाइजेशन को शक है कि ये स्क्रिप्ट मानेंगे नहीं, इसीलिए तुम्हें जोकर की तरह लाया गया है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए। उस गार्ड ने ताना मारा कि इस रुकी के बस की बात नहीं है, जिसे सुनकर अकासाकी चिढ़ गई और बोली, ओए बुड्ढे, अपने काम से काम रख, मेरा पार्टनर अनबीटेबल है। खैर, गार्ड को तो उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, उसने हयातो को पीछे से जोर से धक्का दे दिया। हयातो गुस्से में भुनभुनाता हुआ जाकर सोफा पर बैठ गया और मुंह फुला लिया। एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ हॉर्न्ड होस्ट हॉल में दाखिल हुआ और सबका शुक्रिया अदा किया। उसने सीधा मुद्दे की बात की। टूर्नामेंट में कुल 16 खिलाड़ी होंगे। 12 स्पॉट तो आप जैसे एलीट लोगों के लिए बुक्ड है और बाकी 4 प्रिलिमिनरीज यानी शुरुआती मैचेस से चुने जाएंगे।
उसने याद दिलाया कि इस टूर्नामेंट का असली पैसा मैच फिक्सिंग में है, यानी सबको मैनेजमेंट की स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी हार जीत तय करनी होगी। होस्ट ने कहा, अब सब अपने मास्क हटाओ और एक दूसरे को अपना असली चेहरा दिखाओ। हयाटो के ठंडे पसीने छूट गए। वो ऐसी शेडी जगह पर पहचाना नहीं जाना चाहता था, पर यायुन ने समझाया, भाई जितना इल्लीगल धंधा उतना ज्यादा भरोसा। जब पार्टनर्स एक दूसरे को जानते हैं तभी तो ऑडियंस को असली लगने वाली फेक फाइट्स दिखा पाओगे। यायुन ने हयाटो का मजाक उड़ाया कि वो वहां अकेला एमेचर है, यानी कच्चा खिलाड़ी। एक डिजिटल चमक के साथ सबके मास्क हटने लगे। हयाटो की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसके सामने यूरोपियन लीग का पहला चैंपियन खड़ा है। उसके बगल में भारी आर्मर वाला रेड हेड वॉरियर और एक ट्रेंच कोट वाला बंदा जो गेम की लिविंग लेजेंड है। हयाटो बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स के धुरंधरों से घिरा था, पर उसकी नज़र उन नए नमूनों पर भी गई, जैसे वो विशाल अमेज़न और वो हुडेड छोटा लड़का। जब वीआईपी रूम में ये सब चल रहा था, बाहर मेन अरीना भीड़ की चीखों से गूंज रहा था। वहां एक मास्क्ड रोग और एक आर्चर के बीच भयानक लड़ाई चल रही थी। दोनों एक दूसरे के वार बचा रहे थे। रोग ने नोटिस किया कि आर्चर सिर्फ डॉज कर रहा है ताकि दुश्मन की स्टैमिना खत्म हो जाए। रोग मुस्कुराकर बोला, आर्चर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका 1 सेकेंड रीलोड टाइम। तीर निकालने का वो 1 सेकेंड ही काउंटर अटैक का सबसे बड़ा मौका होता है। उसने आर्चर को बिल्कुल मौका नहीं दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। आर्चर बेचारा सिर्फ बच रहा था और दुश्मन की स्टैमिना खत्म होने का इंतजार कर रहा था। पर तभी रोग ने एक राज खोला। उसने ब्लेसिंग ऑफ हर्मस यानी एस रैंक बूट्स पहने थे, जिससे आगे बढ़ने पर उसकी स्टैमिना खर्च ही नहीं हो रही थी। आर्चर को समझ आ गया कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उसकी स्टैमिना पहले खत्म हो जाएगी। उसने चिढ़कर कहा, अभी से ये यूज करना पड़ेगा। आर्चर वे एक चमचमाता हुआ एरो ऑफ लाइट तैयार किया। वो तीर इतना भयानक था कि रोग को जमीन पर लेटना पड़ा ताकि वो राख ना बन जाए। आर्चर ने अब कोई मौका नहीं दिया और अगला निशाना साधा, जिसे बचने के लिए रोग को हवा में एक एक्रोबैटिक मूव दिखाना पड़ा। लड़ाई एकदम एज ऑफ द सीट हो गई है। एल्फ ने बिना एक पल गवाए अपने तरकश से एक साथ 3 तीर निकाले। वॉरियर को लगा कि रीलोड टाइम का फायदा उठाकर वो बाजी मार लेगा, पर आर्चर ने पलक झपकते ही पहला तीर छोड़ दिया। रोग एकदम सुन्न हो गया जब उसने अगला बोल्ट देखा। उसे एहसास हुआ कि दुश्मन का कूलडाउन अब सिर्फ आधा सेकंड रह गया है। अगला तीर सीधा उसके पेट के पार निकल गया। 0.2 सेकंड की फायरिंग रेट। आर्चर शेन ने अब बिजली से लिपटा एक तीर निकाला और सीधा उसके माथे के बीचों बीच मारकर अपनी जीत पक्की कर ली। भीड़ पागल हो गई। स्टैंड के बीचों बीच एलन का 13वां राजा उलिसिस ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने नोटिस किया कि प्रो प्लेयर ने एक साथ 3 तीर निकालकर फालतू मूवमेंट्स खत्म कर दिए और कूलडाउन को एक्सट्रीम लिमिट तक गिरा दिया। उसका नौकर हैरान था कि महाराज एक अंडरग्राउंड टूर्नामेंट में क्या कर रहे हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं अपने इलाके की सीक्रेट फाइट्स अपनी आंखों से देखना चाहता था, क्योंकि कुछ खिलाड़ी सिर्फ अंधेरी दुनिया में ही दिखते हैं। दूर वेटिंग रूम में ब्लेड हाथ बांधे अपनी तीखी नजर पूरे हॉल पर घुमा रहा था। हयातो बेचारा इतने सारे प्रो प्लेयर्स के बीच सोफा में डूबा जा रहा था और ठंडे पसीने छोड़ रहा था। तभी हॉर्न ऑर्गेनाइजर ने ऐलान किया कि मेन टूर्नामेंट का ड्रॉ शुरू हो रहा है और सबको अनोनिमस मोड एक्टिवेट करने को कहा। नीली रोशनी ने सबके शरीर को ढक लिया और स्किन्स ने उनकी असली पहचान छुपा दी। हयातो हैरान रह गया जब बाकी खिलाड़ी अचानक गायब होने लगे, पर एल्फ ने उसे डांटा, नूब्स जैसी हरकतें बंद कर, मेरी बेइज्जती हो रही है। उसने टेबल पर रखे टेलीपोर्टेशन स्क्रोल की तरफ इशारा किया, जो सीधा मेन अरीना में ले जाएगा। जैसे ही हयातो ने कार्ड उठाया, ब्लेड ने उसकी तरफ एक खतरनाक नजर डाली, जिसे देखकर आकासाकी वहीं जम गई। हॉल में समनिंग मैजिक चमकने लगा। आकासाकी को लगा कि वो चांदी जैसे बालों वाला बंदा ब्लेड उसे देख रहा है, पर कुछ समझने से पहले ही एक तेज रोशनी ने सबको निगल लिया। ब्लेड को एक गुलाबी आर्मर वाले विशाल आदमी ने होश में लाया। ब्लेड ने बात टाल दी, पर जैसे ही उसका चेहरा अनोनिमस मोड की रोशनी से ढका, उसके होश उड़ाने वाली बात कही। उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गेम की क्रिएटर आकासाकी मुझे इस जगह पर मिल जाएगी।